Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your EdTech biology teacher. Today we are going to discuss the topic respiration. क्लास आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और जो मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का हमारे पास उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, रेस्पिरेशन जो है वो एसेंशियल है हमारे पास किसके लिए? सेल्यूलर एनर्जी के लिए। फर्दर आगे बात करें तो सेल्यूलर एनर्जी यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब भी हम रेस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कर रहे होते हैं? रेस्पिरेशन को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि हम जो फूड इनटेक करते हैं वो उसके साथ क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और एज अ रिजल्ट जब वो फूड कंपार्टमेंट्स में ब्रेक होता है तो उसके नतीजे में क्या होती है? हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो वो एनर्जी जो बन रही होती है वो कहाँ बन रही होती है? हमारे सेल्स के अंदर बन रही होती है और उसे हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर एनर्जी कहते हैं। फर्दर आगे चलेंगे तो एनर्जी जो है वो हमारे पास फूड से हासिल होती है, ठीक है। और प्लांट्स को कहाँ से मिलती है एनर्जी? फोटोसिंथेसिस से मिलती है। उनके अंदर भी होती है रेस्पिरेशन जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहलाती है, बट उनको जो एनर्जी हासिल होती है वो कहाँ से होती है? फोटोसिंथेसिस से हासिल होती है। नेक्स्ट क्या होता है? सेल्स ब्रेक डाउन फूड, यानी सेल्स क्या करते हैं? फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उसके नतीजे में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। किस प्रोसेस के थ्रू? हमारे पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन आपके सामने रखूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और उसके नतीजे में क्या मिल रहा है मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस की भी इक्वेशन है। क्या होता है कि हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन नहीं है। फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज बन रहा होता है, बट ये जो है वो ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो हमारा फूड होता है, खाना, उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन साथ में कंबाइन होता है। ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस की इक्वेशन है और एज अ रिजल्ट क्या होता है? जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे काम का नहीं होता, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है वो क्या हो जाता है? रिलीज आउट हो जाता है। तो ये आप इक्वेशन अच्छे से देख सकते हैं, ये हमारे पास रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। आइए चलते हैं रेस्पिरेशन की टाइप्स पे। हमारे पास दो टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है। फर्दर आगे बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं क्लास, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होगी वो क्या कहलाएगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप बोलेंगे कितनी अजीब सी बात है कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। वो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो मैं बताती हूँ कि हम वो कब करते हैं, या हम जो इंडस्ट्रीज वगैरह में एनारोबिकली रेस्पायर करवा रहे होते हैं तो वो जब यूज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा क्लास के ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और एज रिजल्ट हमारे पास वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज आउट होगा और साथ में क्या होगी? एनर्जी भी रिलीज होगी जो कि हमारी बॉडी क्या कर लेगी? उसे यूज कर लेगी। फर्दर यहाँ वही बात आ गई कि ऑक्सीजन को यूज करेगा ताकि फूड क्या हो? ऑक्सीडाइज हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर, जिनको हम करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी, वो क्या होंगे? रिलीज आउट होंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का अगर हम प्रोसेस देखें तो उसके मैकेनिज्म में हमारे पास तीन तरह की जो है वो साइकिल्स भी आ जाती हैं मजीद, जिसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस आता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज सबसे पहले क्या होगा? इसके जो मजीद फर्दर के जो डेप्थ स्टेप्स हैं वो बता रही हूँ। ग्लूकोज जो होगा हमारे पास पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड फर्दर जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। पायरुविक एसिड का अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, CH3COO OH। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है पायरुविक एसिड का। ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 ATP यहाँ पर जो है वो रिलीज आउट हो जाते हैं। फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाते हैं। क्रेब्स साइकिल में जाके भी फर्दर इतना डिटेल में भी आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन हम जो आगे स्टेप डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको बताएंगे कि क्या होता है और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, वो थ्रू आउट द चेन जो है वो मूव करती रहती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है या ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन होती है। एज अ रिजल्ट 36 ATP जो है वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। नेट प्रोडक्शन ATP की 32 होती है, बट ओवरऑल जो हम प्रोडक्शन देखते हैं तो वो 38 होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में 36 ATP जो है वो आपको मिलते हैं और एज रिजल्ट वाटर भी रिलीज आउट हो जाता है। ये ATP की अमाउंट जो है वो आपसे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है कि कितनी ज़्यादा नेट प्रोडक्शन होगी ATP की एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एज रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो ये
सब आपसे क्या होगा, पूछा जा सकता है। फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास मैकेनिज्म आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, जो भी अभी मैंने डिस्कस किया, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे मजीद कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में। आइए क्लास, ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम डिस्कस करें तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, इनटू साइटोसोल। ये हमारे पास क्या है, पूरा साइटोसोल मौजूद है, ठीक है, सेल का हिस्सा पूरा मौजूद है। अब क्या होगा कि क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, यानी जो पायरुविक एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज बना है, जिसको मैंने अभी बताया, पायरुविक एसिड के अंदर क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, यानी ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, कंबाइन होगा। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट रिलीज होंगे वो क्या होंगे, CO2 रिलीज होगा, ATP एनर्जी रिलीज होगा, निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये हमारे पास NADH कहलाता है, और उसके बाद FeDH2 जो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्लेविन एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये जो है हमारे पास क्या होंगे, रिलीज होंगे, ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या होंगे, रिलीज आउट होंगे। फर्दर आगे चलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास जो NADH और FeDH2 बन रहा था उनकी क्या हो जाएगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट लास्ट में हमारे पास ATP बनेंगे और वाटर बनेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP आएगा हमारे पास वो 32 ATP आएगा, 32 और 2 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल 36 ATP आ जाएंगे, और 2 मजीद ATP होते हैं जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हो जाते हैं, जो हमारे पास टोटल ATP आ रहे होते हैं वो 38 ATP होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तकरीबन इस तरह से कुछ साइकिल चल रही होती है। वो डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, बट ये वाली जो है वो थोड़ी सी और क्लियर करके कॉम्प्लेक्स करके दिखाई हुई है कि यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने, और एज अ रिजल्ट जब 2 पायरुविक एसिड जो है वो क्या होगा, कन्वर्ट होंगे तो ATP में कन्वर्ट होंगे। अगर एक पायरुविक एसिड है तो एक ATP बनेगा, लेकिन जब जाहिर सी बात है 2 पायरुविक एसिड हैं तो 2 ATP फॉर्म होंगे ना फिर यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये होगा, उसके बाद उसी पायरुवेट की क्या होगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में एज अ रिजल्ट वो क्या होगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर वहाँ पर 6 NADH और हमारे पास 2 FeDH2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर वो फर्दर जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वहाँ पर क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, जिसके अंदर हमारे पास ATP ADP या ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वहाँ पर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड होगा, और फिर लास्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, वाटर बनेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास ATP की जो है वो क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, जो हमारे पास एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर हासिल हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली चल रहा होता है, और इस तरह से हमारी बॉडी को एनर्जी हासिल हो रही होती है। ओके क्लास, हम डिस्कस करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को। एनारोबिक रेस्पिरेशन नाम से जाहिर है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन नहीं हो रही, एंड विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अगर हम 2 प्रोसेस देखें, हमारे पास एक जो होता है वो होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक होती है हमारे पास एसिडिक फर्मेंटेशन। अगर मैं बात करूं क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन की और एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम ह्यूमंस जो है वो कर रहे होते हैं, बट एनारोबिकली भी कभी कभी कुछ जगहों पे हम जो है वो करना पड़ता है। मतलब जैसे लाइक अगर हम बात करें, कभी हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या हैवी स्पोर्ट्स वगैरह खेल लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा जो है वो सांस हमारा जो है वो फूल रहा होता है, उस दौरान हमें ऑक्सीजन को जो है वो, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। उस दौरान में क्या होता है कि हमारी बॉडी के पास एक्सेसिव ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो क्या होती है, एनारोबिकली रेस्पायर करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। उसके नतीजे में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास लैक्टिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर जाके क्या होता है, जम जाता है, और फिर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मसल फटीक हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या होती है, हमारी बॉडी पेन करना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये हमारे पास जो है वो एसिडिक फर्मेंटेशन कहलाती है, और एक होती है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो बेसिकली हम कभी इंडस्ट्रीज वगैरह में भी जो है वो उसका यूज़ हो रहा होता है कि ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे पास जो है अल्कोहल है CH3CH2OH, वो हमारे पास उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है,
और एनर्जी भी रिलीज आउट होती है। तो ये हमारे पास दो जो है वो प्रोसेस होते हैं किसके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। फर्दर आगे चलें तो हमारे पास ये क्या होती है, अकर्स विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर हो रही होती है। लेस एनर्जी एफिशिएंट, यानी इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लेस होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है। इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स में जो है इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो कम होती है। तो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जैसे हमारे पास जानदार वगैरह भी आ जाते हैं, जो ऑक्सीजन जहाँ पर कम होते हैं वहाँ कुछ जगहों पे ऐसे रहते हैं। तो वो जो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो किसके थ्रू कर रहे होते हैं, हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही कर रहे होते हैं। आइए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी हो बॉडी को या कहीं भी, तो एमरजेंसी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद कमर्शियली तौर पे हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में अगर हमें प्रोडक्ट्स बनाने हो, लाइक इथेनॉल बनाना हो या ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह बनाने हो, तो उसके लिए भी हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन को। फर्दर हमारे पास क्या होती है, बेकिंग वगैरह के लिए भी एसेंशियल होती है और अदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी हम क्या कर रहे होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक डायग्राम है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जिसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और फर्मेंटेशन हो रही है। फर्मेंटेशन के अंदर आप देख सकते हैं इथेनॉल और लैक्टिक बन रहा है हमारे पास, और इसके अंदर भी 2 NAD और NADH मॉलिक्यूल्स का जो है वो क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में भी क्या हो रहा है कि ATP और ADP जो है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, फर्दर रिलीज आउट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास इस तरीके से परफॉर्म हो रही होती है। आइए क्लास फर्दर इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रेस्पिरेशन आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। 2 टाइप्स की जो होती हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो है वो एफिशिएंट है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट एनारोबिक में क्या होती है कि ऑक्सीजन लिमिटेड इन्वायरमेंट के लिए क्या होती है, तब यूज़ हो रही होती है जब भी हम कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसके वक्त जो यूज़ हो रही होती है वो क्या होती है, हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह में भी हमारे पास क्या यूज़ हो रही होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही यूज़ हो रही होती है। ओके क्लास, उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको रेस्पिरेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और उसकी तमाम टाइप्स भी आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।